मेडिकल पाठशाला। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। इससे पहले हम एक्यूट गैस्ट्राइटिस के बारे में बात कर चुके हैं। इसमें क्या होता है, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अगर ये केस क्रोनिक हो जाए तो उसको क्रोनिक गैस्ट्राइटिस बोल देंगे। एक्यूट गैस्ट्राइटिस का जो रिकरेंट अटैक बार बार अगर हो जाना, उसको भी ये भी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। कह रहे हैं कि जो ज़्यादातर ये एवरेज एज इसके लिए जो मिली है वो 45 साल के लोगों में ज़्यादा देखने को मिला है। अब हम इसके जो है इटियोपैथोजेनेसिस देखेंगे। इटियोपैथोजेनेसिस में क्या है कि जो हमने एक्यूट गैस्ट्राइटिस के फैक्टर्स देखे थे, जैसे कि डाइट था, किस तरह की डाइट ले रहा है, स्पाइसी फूड वगैरह लेना, मालन्यूट्रिशन, स्मोकिंग, इन्फेक्शन में बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन थे, ड्रग्स कुछ ऐसे थे जैसे एनसेड वगैरह हैं, जो एस्प्रिन है, कॉर्टिसोन है, ये इन सब के इस्तेमाल से हो रहा था। केमिकल एजेंट में भी थे, जैसे गैस्ट्रिक रेडिएशन हो जाए, कुछ कॉस्टिक सोडा कोई पी ले, फिनॉल पी ले, लाइजोल पी ले, सीवियर स्ट्रेस भी शामिल था इसमें गैस्ट्राइटिस कराने में। ये सारे फैक्टर्स तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कराएंगे ही कराएंगे। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल फैक्टर्स की यहाँ पर बात की जा रही है। उसमें सबसे पहले क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन। जब कभी कोई डॉक्टर किसी के अंदर गैस्ट्राइटिस की चीज़ सस्पेक्ट करता है तो सबसे पहले उसके दिमाग में जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्शन की बात घूमती है और वो यही टेस्ट कराता है, स्टूल टेस्ट के जरिए पता लगाता है। तो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन एक तरह का बैक्टीरिया है, ये गैस्ट्राइटिस कराने का काम करता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज तो यही होता है। उसके बाद क्या है, ऑटो इम्यून कॉजेस भी शामिल हो सकते हैं, जैसे कि ऑटो इम्यूनिटी डेवलप हो गई, कुछ एंटीबॉडीज़ बन गई हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा के खिलाफ, तो वहाँ के सेल्स क्या हो जाएंगे, एट्रोफीड हो जाएंगे, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस कहलाता है। तो ये उस वजह से हुआ, ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से। ऑटो अदर कॉजेस भी हैं। अदर कॉजेस में जो है 3 पॉइंट यहाँ पर पढ़े जा रहे हैं कि दूसरी वजह क्या है। दूसरी वजह यह है कि स्टमक के में डिओडिनम के जो कंटेंट है वो वापस आ जाए। ये जो है सर्जरी वगैरह में, सर्जरी अगर उसी जगह पर पाइलोरस वाले रीजन में हुई है तो कभी कभी क्या होता है कि डिओडिनम के जो कंटेंट है वापस स्टमक में चले जाते हैं। ये भी गैस्ट्राइटिस का एक वजह बन सकती है। डिजीजेस जो है, कौन कौन सी बीमारियां कुछ ऐसी हैं जो करा सकती हैं गैस्ट्राइटिस, वो हैं जैसे कि गैस्ट्रिक का अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर आप कहते हैं, डिओडिनल अल्सर हो गया हो, या फिर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो गया है, तो ये भी गैस्ट्राइटिस डेवलप करवा सकता है। तीसरा पॉइंट ये है कि क्रोनिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। क्रोनिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया अगर साथ में ये भी देखने को मिला, जैसे कि एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस होता है, उसमें क्या होता है कि वहाँ के पैराइटल सेल्स में एट्रोफी हो गई है। एट्रोफी होने से क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होता है उसमें। इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो एनीमिया डेवलप हो जाएगा, हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है। तो यही एसोसिएशन इसका साथ में मिलता है हमें। अब इसकी मैकेनिज्म की जब बात चलेगी, मैकेनिज्म मतलब कैसे वहाँ पर चेंजेस आते हैं, इससे पहले भी हमने बात की थी कि मैकेनिज्म में जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है, म्यूकोस जो वहाँ पे जो एपिथेलियम है, जो म्यूकोस लेयर है, उसमें क्या होता है, ये सब चीज़ें होने की वजह से, चाहे इन्फेक्शन हो गया हो या ये सब कुछ, ये क्या क्या कराती है, वहाँ पर उसका जो म्यूकस बैरियर है, जो म्यूकस सेल्स होते हैं, उनको तोड़ने का काम करती है, उसको डैमेज करने का काम करती है। जब ये बैरियर टूट जाता है म्यूकस लेयर का, तो फिर वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डेवलप होता है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स का इन्फिल्ट्रेशन होगा, इन्फ्लेमेशन की पूरी प्रोसेस होगी, और यही इन्फ्लेमेशन क्या कहलाता है, गैस्ट्राइटिस कहलाता है। तो गैस्ट्राइटिस इस तरह से होता है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ मूव करते हैं। क्लासिफिकेशन में 3 तरह का क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है, टाइप ए, टाइप बी और टाइप ए बी। टाइप ए को हम ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। टाइप ए को ही पहले देख ले रहे हैं। इसको ऑटो इम्यून गैस्ट्राइटिस क्यों कहते हैं, क्योंकि ब्लड में सर्कुलेटिंग जो एंटीबॉडी इसकी बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिली। कौन सी, ऑटो एंटीबॉडीज़ देखने को मिली। ये ऑटो एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं, ये जो हमारी ऑटो इम्यून बीमारियों की वजह से, जैसे कि हाशिमोटोज, थायराइडोइटिस एडिसन्स डिजीज हो, तो उनमें क्या होता है, ऑटो इम्यून सिस्टम जो हमारा एक्टिव हो जाता है, हमारे खिलाफ एंटीबॉडीज़ काम करने लगती हैं। तो ये एंटीबॉडीज़ जा कर के जो पैराइटल सेल्स होते हैं, गैस्ट्रिक, आपने पढ़ा होगा पिछले साल स्टमक का पूरा एना और फिजियो, तो उसमें बताया गया कि पैराइटल सेल्स होते हैं, उसके अंदर पैराइटल सेल्स का काम क्या होता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स का सिक्रीशन कराना, और इंट्रिंसिक फैक्टर का काम होता है
B12 का एब्जॉर्प्शन करवाना। इंट्रिंसिक फैक्टर कम हो जाएगा, अब फैक्ट इसका सिक्रीशन घट जाएगा क्योंकि ये एंटीबॉडीज पैराइटल सेल को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। इसके डिस्ट्रक्शन की वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर कम निकलेगा। इसी वजह से कुछ लोगों में जब सीवियर ये गैस्ट्राइटिस हो जाता है तो परनीशियस एनीमिया देखने को मिलता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें जो है गैस्ट्रिक एसिड का प्रोडक्शन भी घट चुका होता है क्योंकि, और दूसरी बात यह है कि अगर हम रीजन की बात करें, बॉडी फंडिक म्यूकोसा में ये ज़्यादा होता है। स्टमक में जो ऊपर का हिस्सा होता है फंडस, और फिर जो बड़ा हिस्सा होता है बॉडी, तो इस रीजन में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पर के पैराइटल सेल्स डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन जो एंट्रम वाला हिस्सा होता है, नीचे वाला हिस्सा, मैं आपको अगर बुक में दिखा दूँ, ये रहा, ये बॉडी है और ये फंडस इसे बोलते हैं, ऊपर का ये उठा हुआ है, ये जो है पाइलोरिक एंट्रम दिखा रहा है यहाँ पर, इसे होता है, इसे पाइलोरस बोलते हैं। कह रहे हैं कि इस हिस्से में ज़्यादा टाइप ए का असर रहता है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर तो सिक्रीशन बढ़ जाता है, यहाँ के गैस्ट्रिन का सिक्रीशन और ज़्यादा होता है। इस तरह के गैस्ट्राइटिस में हाइपर गैस्ट्रिनीमिया देखने को मिलता है। जी सेल्स का प्रोलिफरेशन ज़्यादा होगा और जो है जी सेल्स ज़्यादा बनेंगे, गैस्ट्रिन प्रोड्यूसिंग जी सेल्स, गैस्ट्रिन बहुत ज़्यादा मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि एसिड का सिक्रीशन कम होगा, एक्लोर हाइड्रा डेवलप हो जाएगा, हाइड्रिया डेवलप हो जाएगा। आप ये कह सकते हैं कि गैस्ट्रिन ज़्यादा निकल रहा है तो गैस्ट्रिन का तो काम है सिक्रीशन कराना, एसिड का करा तो दे, लेकिन वहाँ के जो सेल्स हैं वो ख़राब हो चुके हैं, उनकी एट्रॉफी हो चुकी है। क्या हो गया? एट्रॉफी हो गए हैं। इसी वजह से ये काम नहीं करते हैं पैराइटल सेल्स। ठीक है, ये हो गया टाइप ए। टाइप बी में क्या होता है? टाइप बी वाला गैस्ट्राइटिस जो है, इसको हम हेलिकोबैक्टर पाइलोरी रिलेटेड गैस्ट्राइटिस भी कहते हैं। वो इसलिए कि इस तरह का गैस्ट्राइटिस किस वजह से होता है? हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इन्फेक्शन की वजह से होता है। इसमें कौन से एरिया में इन्वॉल्वमेंट होता है? एंट्रल म्यूकोसा। अभी मैंने आपको फिगर दिखाया, जो नीचे का हिस्सा होता है उसको एंट्रल म्यूकोसा, वहाँ पर जो होता है उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, वहीं पर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन देखा जाता है। इस वाली गैस्ट्राइटिस में क्या होता है कि एसिड का सिक्रीशन बढ़ जाता है। किस वजह से बढ़ रहा है? क्योंकि हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन है, वही स्टिमुलेट करा रहा है और ये एसिड सिक्रीशन बढ़ रहा है। इसके साथ साथ क्या होता है, पेशेंट में पेप्टिक अल्सर भी देखने को मिला, क्योंकि एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो म्यूकोसा का बैरियर जो है, म्यूकोसा डिस्ट्रक्शन होगा और धीरे धीरे वहाँ पर पेप्टिक अल्सर डेवलप हो जाएगा। इसमें कोई ऑटो इम्यून सिस्टम जो है इसमें काम नहीं करता है, ऑटो इम्यून डिजीजेस से नहीं होता, ये इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। तीसरा टाइप का जो है वो है टाइप ए बी, या फिर मिक्स्ड, या फिर इन्वायरमेंटल, या फिर क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बॉडी फंडिक और एंट्रम रीजन दोनों में, जैसे यहाँ अलग अलग रीजन थे, इन दोनों के रीजन मिला करके उनमें इन्फ्लेमेशन हो रहा होता है, बॉडी फंडिक रीजन में भी और एंट्रम वाले रीजन में, यानी पूरे स्टमक में इसका वो मिलता है। इसमें देखा गया है कि कुछ जो फैक्टर्स इसके लिए काम कर रहे हैं वो अनआइडेंटिफाई हैं, उनका पता नहीं लगाया गया अभी तक। लेकिन ये कहते हैं कि एडवांस्ड एज होने के साथ साथ ये देखने को मिल सकता है कि क्रोनिक सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस अगर किसी को हुआ होगा, वो बाद में क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसके जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं इसमें उसके हिसाब से अभी और भी गैस्ट्राइटिस के जो हैं टाइप्स आएंगे। उसका जो है टाइप्स बनाने के पीछे की कुछ क्राइटेरिया है कि कौन सा ये गैस्ट्राइटिस है। उसके क्राइटेरिया ये 3 है, इसके ऊपर बेस जो है रहता है। नंबर 1 ये कि जो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस इन द म्यूकोसा वो किस तरह के हैं, कितना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो गया, सुपरफिशियल ही है या फिर डीप हो गया, इसके हिसाब से नाम अलग अलग होंगे और अलग अलग तरह का गैस्ट्राइटिस माना जाएगा। नंबर 2 एक्टिविटी ऑफ द इन्फ्लेमेशन। कह रहे हैं इन्फ्लेमेशन की एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी का मतलब है वो एक्टिव है या फिर क्विसेंट है। क्विसेंट का मतलब इनएक्टिव है, यानी इन्फ्लेमेशन रुक गया है या अभी भी चल रहा है, या फिर वो एक्टिव है या फिर क्रोनिक है, सॉरी एक्यूट है या फिर क्रोनिक है ये। तीसरी चीज़ है कि प्रेजेंस एंड टाइप ऑफ मेटाप्लेसिया, जो मेटाप्लेसिया वहाँ पर हुआ वो मौजूद है या नहीं, और उसका जो है टाइप क्या है, जैसे इंटेस्टाइनल टाइप का है या फिर स्यूडोपाइलोरिक टाइप का है, इस तरह से इसको क्राइटेराइज किया जाएगा। अब हम देखेंगे 1 बाय 1 इसके टाइप्स में। पहला क्या है कि क्रोनिक सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस।
क्रोनिक नाम से ही पता चल रहा है कि सुपरफिशियल लेयर में गैस्ट्राइटिस हो रहा है। सुपरफिशियल लेयर में जो है, जो म्यूकोसा की जो सब ऊपर की जो लेयर है उसमें इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्लाज्मा सेल, लिम्फोसाइट्स, ये वहाँ पर मिलेंगे। डीप लेयर में वहाँ पर कोई भी चेंजेस नहीं हुए होंगे, वो ठीक होगी। ठीक है, इन्वॉल्व सुपरफिशियल लेयर बता दिया हमने। और इसके पीछे की जो वजह है, एटियोलॉजी है, वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का इन्फेक्शन होना। ठीक है, और दूसरी चीज़ अगर हम देखें, इसका डायग्नोसिस के लिए क्या करते हैं, 2 तरह के टेस्ट होते हैं। एक होता है इन्वेसिव टेस्ट, ठीक है, इन्वेसिव टेस्ट, और दूसरा नॉन इन्वेसिव टेस्ट। इन्वेसिव टेस्ट में एंडोस्कोपी आती है, आपकी एंडोस्कोपिक बायोप्सी की जाती है। ठीक है, बायोप्सी करेंगे यूरियस टेस्ट का, ये और फिर उसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल्चर भी करते हैं। नॉन इन्वेसिव टेस्ट में सीरोलॉजिकल टेस्ट हैं, जैसे कि एलिसा, आपने सुना होगा, एलिसा करवाते हैं, LISA, या फिर इम्यूनोब्लॉट कराएंगे, और यूरिया ब्रीथ टेस्ट भी करवाया जा सकता है इसके डायग्नोसिस के लिए। अब हम इसके कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, अगर ये गैस्ट्राइटिस, एक तो ये हो सकता है कि वो रिजॉल्व कर जाए और ठीक हो जाए, या फिर ये प्रोग्रेस कर जाए क्रोनिक गैस्ट्रिक एट्रोफी में। ठीक है, क्रोनिक गैस्ट्रिक एट्रोफी में ये कन्वर्ट हो सकता है आगे जा करके, या फिर एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक कैंसर भी डेवलप करा सकता है ये। अब दूसरा वाला है क्रोनिक एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। इसमें क्या होता है कि ये अब एट्रोफी डेवलप होने लगी है। अब क्या हो गया इसमें जो है म्यूकोसा की जो डीपर लेयर है वो भी इन्वॉल्व हो जाएगी, अंदर की जो लेयर है वो भी इन्वॉल्व होगी, और एपिथेलियम का एट्रोफी होगी, साथ ही साथ जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड होंगे उनका डिस्ट्रक्शन होने लगेगा, ग्लैंड्स का डिस्ट्रक्शन होने लगेगा। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेट जो है डीपर लेयर में पाया जाने लगेगा। अब थोड़े आगे की कंडीशन है, पहले क्या था, अभी गैस्ट्राइटिस हुई थी सुपरफिशियल वाली, ये डीपर लेयर की है। अब जो है इसमें 2 तरह का मेटाप्लेसिया देखने को मिलता है, इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया और स्यूडोपाइलोरिक मेटाप्लेसिया। इंटेस्टाइनल मेटाप्लेसिया जो है नाम इस वजह से दिया गया है, यहाँ पर जो सेल्स बनकर आएंगे वो इंटेस्टाइनल सेल्स जैसे होंगे, और इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो है एंट्रल म्यूकोसा का, एंट्रल म्यूकोसा इन्वॉल्व होगी। उसमें क्या होगा, इंटेस्टाइनल टाइप म्यूकस गॉबलेट सेल्स बन जाएंगे, और पैनिथ सेल्स दिखाई देंगे, एंडोक्राइन सेल्स भी इसमें नज़र आ सकते हैं एंट्रल म्यूकोसा में। ठीक है, स्यूडोपाइलोरिक मेटाप्लेसिया, स्यूडोपाइलोरिक मेटाप्लेसिया ये मोस्ट कॉमन है, ये ज़्यादा दिखाई देगा। वहाँ पर क्या होगा, एंट्रल म्यूकोसा में फिर से बता दूं कि इंटेस्टाइनल टाइप के जो है म्यूकस गॉबलेट सेल आ जाएंगे, सेल्स का जो है वो हो गया है, क्या कहें, तो चेंज होकर के इस तरह के बन गए हैं। मेटाप्लेसिया उसी को कहते हैं। स्यूडोपाइलोरिक मेटाप्लेसिया में क्या होता है कि ये किस जगह को इन्वॉल्व करता है, बॉडी ग्लैंड्स को। जो बॉडी वाला पार्ट है, आपने पढ़ा होगा फंडस, बॉडी और पाइलोरिक, तो बॉडी वाले पार्ट में इन्वॉल्वमेंट होगा, वहाँ पर मेटाप्लेसिया हो रहा है। वहाँ पे क्या होता है, वहाँ के सेल्स में क्या हो जाएगा, प्रोलिफरेटेड म्यूकस नेक सेल्स होंगे, म्यूकस नेक सेल्स आकर के उसको रिप्लेस कर देंगे, वहाँ के जो ओरिजिनल सेल्स हैं उनको। तीसरा जो है वो है गैस्ट्रिक एट्रोफी। इस तरह की जो गैस्ट्राइटिस है, इसमें गैस्ट्रिक जो है क्या होता है कि म्यूकोसा की थिनिंग हो जाती है, म्यूकोसल लेयर जो है पतली हो जाती है, उसके साथ ग्लैंड्स जो हैं वो ख़त्म होने लगते हैं, उनका लॉस होने लगता है। साथ ही साथ देखने को मिलता है वहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता है। चौथा है क्रोनिक हाइपरट्रॉफिक गैस्ट्राइटिस। ये हाइपरट्रॉफिक किस्म है, होता क्या है कि जो गैस्ट्रिक र्यूगल फोल्ड्स होते हैं, आपने पढ़ा होगा तो र्यूगे पाए जाते हैं स्टमक के अंदर, उसमें क्या हो जाएगा, थिकनिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा वो मोटे हो जाएंगे, नॉर्मसली थिकनिंग हो जाएगी इनके अंदर। ठीक, और जो है दूसरी चीज़ क्या है, किस जगह को के सेल्स को वहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, बॉडी फंडिंग म्यूकोसा में, एंट्रम म्यूकोसा बचा रहता है, वहाँ पे ये नहीं होता है। और तीसरी चीज़, जो गैस्ट्रिक पिट्स हैं वो बड़े हो जाएंगे, लॉन्गेटेड हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, और उनमें टॉर्शसनेस और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, और पेशेंट में देखने को ये मिलता है, उसके अंदर डिस्पेप्सिया होगा, हेमेटमेसिस होगी, मेलेना हो सकता है, प्रोटीन लूजिंग इंट्रोपैथी भी देखने को मिलती है। अब कुछ और बचे हुए क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के मिसलेनियस फॉर्म्स हैं जो दूसरे टाइप्स में फिट नहीं हुए, तो ये अलग से दे दिए गए हैं। इसमें पहला है इयोसिनोफिलिक गैस्ट्राइटिस। इसमें क्या होता है कि पाइलोरिक एंट्रम जो है वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, एडिमा और इन्फिल्ट्रेशन की वजह से। उसमें क्या होता है, इयोसिनोफिल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा जा सकता है। इसके पीछे की वजह कह रहे हैं एलर्जी हो सकती है। नंबर 2 क्या है, क्रोनिक फॉलिकुलर गैस्ट्राइटिस।
नाम में फॉलिकुलर आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे जो स्टमक का म्यूकोसा और सब म्यूकोसा है, इसकी जो लिम्फॉइड फॉलिकल्स जो है बहुत ज़्यादा इसमें दिखाई देंगे। हेमरेजिक या फिर एरोसिव गैस्ट्राइटिस है ये। उस तरह का गैस्ट्राइटिस में क्या होता है कि जो सुपरफिशियल लेयर है उसकी म्यूकोसा, जो सबसे ऊपर वाली लेयर है, उसमें एरोजन हो जाएगा, वो एकदम फट जाएगी, लेयर फट जाएगी। उससे क्या होगा, हेमरेज डेवलप होगा। हेमरेज की वजह से बहुत ज़्यादा मरीज़ को उल्टियाँ आएंगी। इसके पीछे की वजह कह रहे हैं कि डिओडिनल गैस्ट्रिक रिफ्लक्स हो सकता है, एनसेड्स जो दवाइयाँ होती हैं दर्द वाली उनके इस्तेमाल से, या फिर पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से भी हो सकता है। चौथा क्या है कि ग्रैनुलोमैटस गैस्ट्राइटिस। ग्रैनुलोमैटस गैस्ट्राइटिस यानी टीबी है, सार्कोइडोसिस है या फिर क्रोन्स डिजीज है, इनमें सिफिलिस है, ग्रैनुलोमा डेवलप होता है, ठीक है, इसके म्यूकोसा में, गैस्ट्रिक म्यूकोसा में, इसीलिए इसका नाम ग्रैनुलोमैटस गैस्ट्राइटिस रख दिया गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।